कोरोना काल, ऑक्सीजन पर सुप्रीम सवाल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। तमाम तरह की अव्यवस्थाएं देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से देखने को मिल रही हैं, खासतौर पर बात ऑक्सीजन को लेकर की जाए, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसको लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकारें जो हैं व्यवस्था बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन व्यवस्था के साथ जिस तरह से एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और यही कारण है कि अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा रहा है और देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो मामले आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर डरावने हैं। इसके चलते ऑक्सीजन न मिलने के चलते जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, या कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि ऑक्सीजन दी भी गई तो उसका लेवल अचानक गिर गया। कहीं बेड की कमी है, कभी दवाइयों की कमी है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के सवाल खड़े भी किए हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक प्लान मांगा है कि आखिर आपका प्लान क्या है, खासतौर पर चाहे दवाइयों को लेकर बात की जाए, चाहे ऑक्सीजन को लेकर बात की जाए, चाहे हम वैक्सीनेशन को लेकर बात करें, ये तमाम सारी चीजें हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट सरकार से प्लान इसको लेकर मांग रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है और उसने कहा है कि वो कार्यपालिका नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उसको भी फटकार लगाई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 2 कोड मित्र भी नियुक्त किए हैं जो तमाम सारी जो चीजें हैं उसका अपडेट रखेंगे, अपडेट देंगे इसको लेकर। तो तमाम सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर जारी है। देश में लगातार आंकड़ा 3 लाख के ऊपर बना हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कुछ राहत भरी और कब। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो एक तरफ कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और जो स्थिति पूरे देश में है, अलग अलग राज्यों में है, निश्चित तौर पर भयावह है, डराने वाली है। और लगातार जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, इस पर भी आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां हैं। दूसरी तरफ अब कुछ दिन से जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया है। हमने देखा किस तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। कोलकाता में हमने देखा। अब जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई है। दूसरी तरफ नेशनल प्लान भी केंद्र सरकार से मांगा है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और तैयारियों को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत करता हूं राकेश जी। और सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जिस तरह से अब पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर स्थिति भयावह है। तमाम तरह की कोशिशें, नो डाउट, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन फिर भी अव्यवस्था का आलम है।
व्यवस्थाएं पुख्ता होती दिख नहीं रही। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और यहां तक कह दिया कि वो बात की जाए तो कार्यपालिका नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? योजनाबद्ध तरीके से बनना थी, वो नहीं बन पाई। इसके लिए एक बहुत बड़ी वजह रही कि हम हेल्थ के जो उपाय करना थे, स्वास्थ्य के जो उपाय करना थे, उसमें साल भर कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, सभी जगह की सरकारों ने उस तरीके से उपाय नहीं किए कि अगर कोरोना की सेकंड लेयर आएगी तो आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे। अब विदेशों में बहुत जगह कोरोना की इस लेयर, सेकंड लेयर के बाद थर्ड वेव में उन्होंने अपना तरीका बदल लिया है, काम करने का तरीका बदल लिया है। उससे भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, देश की अन्य सरकारों को सीखना और देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोरोना से जंग इस तरीके से नहीं जीत पाएंगे जिस तरीके से आज हम लड़ रहे हैं। अभी देश में लगभग आंकड़े में देख रहा था 1.25 करोड़ के आसपास के आंकड़े हैं, या मध्य प्रदेश में 1.25 लाख के आसपास तक पहुंच गए हैं। 1.25 लाख अगर पहुंच गए हैं और मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.5 करोड़ है, तो सरकार को अब अपनी रणनीति बदलकर जो पॉजिटिव पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जिनमें लक्षण नहीं है और वो पॉजिटिव हैं, उनको किसी भी सूरत में घरों में रोकने के लिए कानून का उपयोग अब करना पड़ेगा। आप उन लोगों को मत रोकिए जो कोरोना से संक्रमित नहीं है, लेकिन जो संक्रमित हैं और जिनके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वो हजारों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उनको अब बहुत जरूरी है रोकना। उनको अगर नहीं रोक पाए तो ये चेन नहीं टूट पाएगी। अभी इस रणनीति पे काम हो रहा है कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसको आइसोलेट किया जाता है, उसको रोका जाता है, कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं, लेकिन जिसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं पूरे शहर में घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, उसको कोरोना प्रभावित नहीं कर रहा है। वो एक जीन्स का विषय है जो सालों रिसर्च चलेगी, लेकिन आज तत्काल आप कैसे रोक सकते हैं। इंदौर में भी कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जो पॉजिटिव अगर पेशेंट मिलते हैं घूमते हुए तो उनको जेल में रासुका लगाई जाएगी, जेल में डाला। निश्चित तौर पर यह कदम सराहनीय है और ऐसा हर जगह होना चाहिए। अगर पॉजिटिव पेशेंट घूमता हुआ पाया जाता है तो उसको जेल में डाला जाएगा, उसकी पॉजिटिव जितने भी कोरोना पॉजिटिव उनका एक जेल अलग बनाया जाएगा। अगर ये नहीं करा हमने तो हम शहर की 40 लाख की इंदौर की आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, 35-40, उनको कब तक रोक के बैठेंगे। आपके इंदौर में पेशेंट की जो संख्या है वो आपको पता है, जो आंकड़े आ रहे हैं और जनसंख्या है उसका आंकड़ों का रेशो देखो तो आप उनकी वजह से पूरी जनसंख्या रुकी हुई है, और वो जो कई संक्रमित ऐसे हैं जिनके लक्षण नहीं है वो सब जगह घूम रहे हैं, तो उनको रोकना जरूरी है, उनकी जांच जरूरी है। रेडिम जांच जो होना है, टेम्परेचर की जांच होना है, किसी का टेम्परेचर बड़ा मिलता है वो बहुत ईजी है, उसको आप तत्काल अरेस्ट करें और उसकी जांच हो, अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसको 1 महीने के लिए जेल में डालें, क्योंकि उसको पता था कि कोरोना पॉजिटिव, फिर भी वो घूम रहा है क्योंकि उसमें लक्षण नहीं है, उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन पूरा शहर बीमार कर रहा है। इस रणनीति पे अब काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रणनीति पे हम चल रहे हैं उससे हमें नतीजे नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन करा, पेशेंट बढ़ते गए, इंदौर में मौतों की संख्या बढ़ती गई, वो लगातार ये हो रहा है क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिनमें लक्षण नहीं है वो लगातार कोरोना फैला रहे हैं, उनको रोकने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। दूसरी तरफ राकेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने कहा तमाम सारी, ऐसा नहीं है, तमाम सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकारें कर रही हैं। ऑक्सीजन को लेकर हमने देखा कि जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर मारामारी रही, ऑक्सीजन आना शुरू भी हुई, तमाम जगह से ऑक्सीजन आने भी लगी, कई जगह इसको लेकर प्लांट भी लगे, लेकिन जो एक सिस्टम इसको लेकर होना चाहिए वो नहीं बना। चलिए मैं आपको यहां पर रोकता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र सिंह जी, स्वागत करता हूं राघवेंद्र जी आपका। और राघवेंद्र जी, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से कोरोना, एक तरफ कोरोना की जो रफ्तार, दूसरी तरफ तमाम तरह की तैयारियां ऑक्सीजन को लेकर जो लगातार हाहाकार मचा हुआ है, व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, दूसरी एक तरफ नेशनल प्लान मांगा है कि आपकी तैयारियां क्या है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे मेडिसिन को लेकर हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, और दूसरी तरफ यहां तक कह दिया कि वो कार्यपालिका नहीं है। राघवेंद्र जी, लगता है राघवेंद्र जी के पास अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही जुड़ते हैं हम राघवेंद्र जी के पास में आऊंगा। दोबारा आता हूं, राकेश सिंह यादव जी के पास में मैं आता हूं। राकेश जी, मेरा जो सवाल था इसी बात को लेकर था
की व्यवस्थाएं तो तेजी से की जा रही हैं, लेकिन इस तरह से सिस्टम होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन आ रही है, अब ऑक्सीजन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और खासतौर पर जिस तरह से ऑक्सीजन वाकई जिसको जरूरत है, ये तमाम सारे, तो क्या एक अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, पूरा सिस्टम जैसा बनना चाहिए था हेल्थ को लेके, चाहे ऑक्सीजन को लेके, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके या अन्य व्यवस्थाओं को लेके, वो पूरा ध्वस्त हो गया है। अभी मुख्यमंत्री जी ने हर जिले के कलेक्टर को बोल दिया है कि वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करे। हेल्थ डिपार्टमेंट से कितना कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, किस हॉस्पिटल से कितना कोऑर्डिनेशन है, किसको कितनी ऑक्सीजन देना है, कहाँ पेशेंट कितने एडमिट हैं, इसको रेमडेसिविर लगना नहीं लगना, ये तो डॉक्टर्स और मेडिकल टीम तय करती है। अब प्रशासन तय कर रहा है कि यहाँ इतने रेमडेसिविर देना है, यहाँ इतनी ऑक्सीजन देना है, यहाँ के बेड इनको देना है, इनको नहीं देना है, इस तरह के मरीज को देना है। अब किसको इमरजेंसी लगी है, ये कोई डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार तो आके तय नहीं कर सकता कि इनकी सांस कम ज्यादा चल रही है, तो निश्चित तौर पर मेडिकल टीम तय करेगी। तो ये अधिकार ऐसे छिन्न भिन्न हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में किसी को ये समझ नहीं आ रहा। अभी इंदौर में अगर एक बेड आपको आईसीयू बेड लेना हो तो आप मुख्यमंत्री तक चले जाएंगे तो भी आईसीयू बेड नहीं मिलेगा। जितने अभी आपने ये बनाए हैं कोविड सेंटर, वो खाली पर कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। अभी जो बना है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत प्रचारित किया गया कि आरएसएस के लोग वहाँ सेवा करेंगे, खड़े हैं, वो पूरा खाली पड़ा है। आपके पास कुछ भी नहीं है वहाँ, ना इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, पलंग डाल दिए, कारपेट डाल दिए, पंखे लगा दिए, वो मशीन ऑक्सीजन की छोटी छोटी रख दी, उससे वो पेशेंट सर्वाइवर ही नहीं कर पाएगा जिसकी 92 जा रही है। उसको तो हॉस्पिटल बेड लगना है, उसको तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन फ्लो में लगना है, 10 लीटर वाली ऑक्सीजन लगना जो फ्लो से दी जाती है। जब वो है नहीं तो उसकी तो निश्चित मौत हो जाएगी 1-2 घंटे में। तो लोग इसलिए परेशान है कि जो व्यवस्था एक्चुअल लगना, दिखावा अलग हो रहा है, नोटंकी बहुत हो रही है, फोटोबाजी बहुत हो रही है, टेंट में खूब सारे कोविड सेंटर बना रहे हैं, लेकिन रहेगा कौन? हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़ चुके हैं। गुलरेज जी, स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद। गुलरेज जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, एक तरफ बिल्कुल नो डाउट तेजी से संक्रमण बढ़ा है, तमाम तरह की तैयारियां भी तेजी के साथ की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों का, खासतौर पर ऑक्सीजन की बात कर लें, एक उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टम होना चाहिए, एक तमाम सारी चीजों का एक जो प्लान होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नेशनल प्लान मांगा, साथ ही कह दिया कि वो कार्यपालिका नहीं है। क्या तैयारियां हो रही हैं, तेजी से हो रही हैं, उसका सिस्टम बनता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं, सिस्टम है और सिस्टम बना हुआ है, और सिस्टम प्रतिदिन रोज की परिस्थितियों के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा रहा है। और हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रुचि दिखाई चीजों में को जानने के लिए, चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा कि क्या प्लान है, ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा पाए कि इस प्रकार से कार्यशैली है और इस प्रकार की कार्य योजना है। जहां तक ऑक्सीजन का विषय है, देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि देश में ऑक्सीजन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन इशू जो है वो लॉजिस्टिक का और ट्रांसपोर्ट का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उसको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो क्रायोजेनिक सिलेंडर्स से ही होना है, और उसमें जो समय लगता है, आप एयरलिफ्ट करके खाली जो उसका टैंकर है उसको तो भेज सकते हैं, लेकिन भरा हुआ टैंकर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, फैक्टर्स की वजह से आप उसको एयरलिफ्ट नहीं कर सकते, तो वो रोड से आता है। तो ये सब जो चीजें हैं, और जिस प्रकार से बल्क में केसेस आए हैं, देखिए बल्क में केसेस आने के पीछे भी जो नई स्ट्रेन्स है, मुझे लगता है मेडिकली वही कारण है। डॉक्टर के नाते बोल रहा हूं मैं। और इसमें सुखद पक्ष जो दिख रहा है कि आज जो 2,20,000 3,20,000 केसेस आए हैं, कंपैरेटिवली 3.5 लाख से ऊपर जो केसेस आ रहे थे, और आज 2.5 लाख के करीब जो लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो जिसको हम मेडिकली कहते हैं ना कि ग्राफ को स्ट्रेट होना या कर्व बेंड होना। कर्व बेंड कब होता है? जब नंबर ऑफ केसेस कम होते जाए धीरे धीरे करके, और जो स्वस्थ होके घर जाने वाले केसेस हैं, जो ठीक होने वाले केसेस हैं, वो बढ़ते जाए। तो मुझे लगता है कि अब उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो कर्व है ना वो बेंड होगा, और बेंड होकर
का फ्लैट होने की दिशा में जाएगा। और साथ में वैक्सीनेशन की ड्राइव भी बहुत तेज चल रही है। आप देखिए कि 85 लाख से ऊपर तो मध्य प्रदेश ने लगा दिए हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन की ड्राइव जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, दूसरे लॉजिस्टिक्स का काम, मैनेजमेंट जो चलता है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये कर्व होके फ्लैट हो जाएगा। ये सरकार की यही कार्य योजना है कि इस ग्राफ नहीं गुलरेज जी, बिल्कुल जैसे मैं जो बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपने जो कहा तमाम सारी चीज है, नो डाउट तेजी से उस पर काम चल रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से जो कोर्ट का कहीं ना कहीं इशारा है कि आप जिससे नेशनल प्लान जो मांगा है कि आप पूरे राज्यों में कहां किस तरह से डिमांड है, कहीं पर ऑक्सीजन है ज्यादा पहुंच रही है, कहां जहां जरूरत है वहां नहीं पहुंच रही है। तो कहने का उनका यही आशय है कि आप एक प्लान इसके लिए तैयार करिए और प्लान के अनुसार ही आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो कहीं ना कहीं उस प्लान को लेकर कोर्ट संज्ञान ले रहा है। देखिए अलग अलग प्रदेश की अलग अलग हाई कोर्ट जो किसी भी राज्य की हो सकती है। और इसमें हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी, मुझे अच्छा लगा कि आज राजनीतिक बात कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने नहीं की, क्योंकि ये जो समय है नेशनल यूनिटी का समय है। तो किसी का भी शासित प्रांत हो, अलग अलग प्रांत में जो लोग पीआईए लगाते हैं उनका लगाना अधिकार है। तो अलग अलग हाई कोर्ट में जाते हैं तो सबको क्यूमुलेटिव करके देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरे में आता है। चलिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत करता हूं आपका। राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है हमारी? चलिए अभी लेकिन मैं कुछ चीजें जनता को बताना चाहता हूं तो ताकि लोगों में भय खत्म हो जी, यदि आपकी परमिशन हो तो। जी बोलिए बोलिए। एक रेमडेसिविर की जो समस्या, जो वास्तव में समस्या है पूरे देश में, क्योंकि जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे ज्यादा डिमांड है। लेकिन मध्य प्रदेश को बताना चाहूंगा कि लगभग हमने 2 लाख अभी तक रेमडेसिविर के इंजेक्शन ला के पेशेंट्स को दिए हैं। कल रात को हमारे पास 10,000 इंजेक्शन आए थे, आज रात को अगेन 5,000 इंजेक्शन आ रहे हैं। तो कोई कमी नहीं है, लोगों को घबराना नहीं चाहिए। चलिए राकेश जी। देखिए मेरी तो ये बात समझ में नहीं आई कि कोर्ट सलाह नहीं देती है। कोर्ट जब बोलती है कि जब कोई भी सरकार अपने काम करने के तरीके में फेल हो जाती है, जब कोर्ट निर्देश देती है कि आप अपना प्लान दीजिए, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जनता मर रही है, लाशों के ढेर लग गए हैं मध्य प्रदेश में, तो आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है कि आप कैसे ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, कैसे रेमडेसिविर पहुंचाएंगे। कोर्ट ने तारीफ नहीं करी है, तो कोर्ट ने आपको तोहफा नहीं दिया है। कोर्ट ने ये बोला है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए कि जनता के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका? कोर्ट जब सलाह देती है, गुलरेज जी आता हूँ आपके पास, गुलरेज जी आता हूँ, गुलरेज जी मैं आपके पास आता हूँ, पर्याप्त थे अभी जी। बोलिए राकेश जी, बोलिए। मेरा ये कहना है कि कोर्ट जब सलाह देती है किसी सरकार को, आप सैकड़ों उदाहरण देते हैं, इमरजेंसी लगी थी जब इंदिरा जी को कोर्ट ने सलाह दी थी, खूब चिल्लाते हैं। आज क्या है, आज मोदी जी को सलाह दी कोर्ट ने, मध्य प्रदेश सरकार को दी कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं। लगातार जनता मर रही है, लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, छोटे हॉस्पिटलों में लोग सिलेंडर लेकर लाइनों में लगे हैं, शमशानों में लाशों के ढेर लगे। आप बताते हो 10 मरे, लाशें जल रही है 400, क्या वजह है? क्या इनको बाद में आपको मुआवजा बांटना है इन लाशों पे, फिर उनकी संख्या कम करना? और नहीं है अगर ये वजह और सरकार में इंसानियत है, ईमानदारी है, तो क्यों नहीं बताते हैं वो कि भोपाल में 300 मरे, इंदौर में 500 मरे, 400 मरे, 200 मरे? ये आंकड़े इतने कम क्यों, लाशें इतनी ज्यादा क्यों? क्या पाकिस्तान से आके लाशें चल रही है? चलिए गुलरेज जी, अब गुलरेज जी के पास में आ जाता हूं, आपके सवाल जो गुलरेज जी। देखिए जहां तक मौतों के आंकड़े का भी विषय है, उसको कोई छुपाने का तो विषय होता ही नहीं है। लेकिन एक बात ये होती है कई बार कि आज जिसकी डेथ हुई है उसका फ्यूनरल हो गया, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आती है वो सिस्टम में दूसरे दिन आती है। तो जो आज कम दिख रहा है वो दूसरे दिन बढ़ जाता है, क्योंकि ये सिस्टम आपको फाइनली जो पॉजिटिव उसको रिपोर्ट करके उसकी जांच करने के बाद ही तो बताएंगे ना कि ये केस पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। और दूसरी एक अनफॉर्चुनेट बोलते हैं इस चीज को कि जहां पर शमशान हो या कब्रिस्तान हो, चाहे वो नॉन
कोविड डेड बॉडी हो या कोविड डेड बॉडी हो, दोनों को उसी जगह पर जाना है, तो दोनों के अंदर सेग्रीगेशन आप कैसे करेंगे? बहुत तो जब रिपोर्ट आएगी तभी होगा। तो रिपोर्ट आने में एक आध दिन का समय कई बार लगता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि देखिए, मैं आपको रोकूंगा, का है कोविड बॉडी और जो नेचुरल रहती है यूनिटी के उसका साथ ही हम इस वायरस को, जो चाइनीज वायरस आया है, उसको बीट कर सकते हैं। नगर निगम इसलिए के हमको लोग दला अगर दली 200 से बॉडी का ऊपर दाह उठकर संस्कार काम कर करना रहे हैं, होगा। तो सबको अब हाथ जो जारी हो रही है मिलाकर काम प्रशासन करना से सूचना 10 बॉडी की हो रही है। कोविड बॉडी का प्रोटोकॉल से दाह संस्कार होता है, रजिस्टर में एंट्री होती है, शमशान में, कब्रिस्तान में, बिल्कुल दोनों होती जगह। है, लेकिन देखिए रजिस्टर की आप एंट्री चेक करें ना, आप जो है उन आंकड़ों में वो प्रशासन के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। की और 8 चल रही है, तो 8 उसमें नॉर्मल भी है, नॉन कोविड झूठ क्यों है? हम वो नेचुरल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ समझते हैं जो भी कोरोना पॉजिटिव बॉडी है उसकी ही बात कर रहा हूँ। नॉर्मल की चर्चा नहीं कर रहा, मैं कोरोना पॉजिटिव बॉडी की बोल रहा हूँ। वो नगर निगम के लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जलाते हैं। क्या सर वो एक दिन बाद, कई बार एक दिन का समय लग जाता है। मैंने मान लिया ना, लेकिन वहाँ रजिस्टर में जब एंट्री कोविड बॉडी की 150 हो रही है, तो आपका सेकंड डे जो आंकड़ा नहीं, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, ऐसा सब जगह हो रहा है। आप पर्सनली जाके चेक करें। ये आपके भोपाल में क्या होता है कि मिथ्या प्रचार जो होता है ना, उससे लोगों में भय का वातावरण मेरी बात सच बात को झुठला के सकते हैं। शमशान में आपको जनता मूर्ख है क्या? आपकी बात इसको यकीन कर लेगी? जो 100 लाशें जल रही हैं, आप बोल रहे हैं कि वो कोविड की नहीं है, वो सामान्य बीमारी से मर रहे हैं। बोल रहा हूँ ना कि आप एक काम करें, पर्सनली शमशान में जाकर रजिस्टर देखें, आपको ऐसा नहीं दिखेगा। मैंने देख लिया, जब भी बात कर रहा हूँ, इंदौर में 65 मौतें होती थी प्रतिदिन, ना सामान्य दिनों में। मानते हैं 15 मौतें ये बात से होती थी, 50 हुई है, बीमारियों से होती थी। आज की तारीख में कितनी मौतें हो रही हैं? आप खुद ही आंकड़े निकाल लीजिए, शमशान आके पता चल जाएगा। जी अब वो वक्त है, राकेश जी ने वो सवाल उठाया था, बिल्कुल वो अहम सवाल है। गुल्ले जी मैं आपके पास में आता हूं कि अब वो वक्त है, वो समय है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा हो, जिस तरह से बातें आ रही तमाम एक्सपर्ट की तरफ से कि कोरोना में तकरीबन 80 से 85% ऐसे, आप चूंकि डॉक्टर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि घरों में उनका इलाज संभव है, लेकिन कोशिश क्या होती है हॉस्पिटल 15% ऐसे हैं जो कहीं 15 में 5% क्रिटिकल। तो क्या अब सरकार की तरफ से, किसी भी राज्य की सरकार हो उसकी तरफ से इसको लेकर एक पूरी एक रणनीति पुख्ता, इसके लिए रणनीति तैयार की जाए कि कौन किस हिसाब का मरीज है, उसी हिसाब से उसको, चाहे वो होम आइसोलेशन की बात करें या फिर हॉस्पिटल की जरूरत है तो हॉस्पिटल की बात करें। अब वो समय है इसको लेकर, इसी समय। नहीं, आप ये बात सच कह रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं? जी मुझसे, आपसे जी गुल्ली जी। जी ये बात सच है कि हर पेशेंट को हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे मरीज, और अधिकांश जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं, और इसको डॉक्टर अच्छी तरह से समझते हैं। जो भी डॉक्टर वहां पर कोविड सेंटर में है या हॉस्पिटल में होम में, वो समझता है। लेकिन दिक्कत कब होती है जब मेरे जैसे या कांग्रेस के हमारे मित्र हैं और इनके जैसे जो नेता हैं वो प्रेशर करते हैं फोन पे डॉक्टर को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल ही एक पेशेंट था, उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन था वह ठीक था, लेकिन सीटी स्कैन में उसका 5-7% लंग डैमेज था। तो उसने मुझसे सीधे बात करा दी डॉक्टर से। तो डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर घबरा जाता है। देखिए डॉक्टर जो होता है ना हमेशा सॉफ्ट जेंटलमैन होता है। उसने मुझे बोला कि सर ये तो ठीक लग रहा है, उसको नहीं पता था मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो भर्ती करता हूं। मैं बोला बिल्कुल मत करें, आप मेरे कहने पे मत करें, आप उसकी कंडीशन देखिए, कंडीशन देखने के बाद ही आवश्यकता हो। तो वो बोलता आवश्यकता नहीं है। मैं बोला बिल्कुल मत करें। तो नेता किसी भी दल का हो, मेरे दल का हो, कांग्रेस पार्टी का हो, हम लोगों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए डॉक्टर्स को। लेट द डॉक्टर्स थिंक, उनको मालूम है किसको भर्ती करना है, किसको नहीं करना है। चलिए, तो तमाम तरह के सवाल हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने प्लान मांगा, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्लान की भी आवश्यकता है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो जुटाई जा रही हैं, तेजी के साथ जुटाई जा रही हैं, एक तरफ वो, लेकिन एक बेहतर सिस्टम के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए, इस जंग को लड़ा जाए, तो मुझे लगता है बेहतर इसके परिणाम आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलरेज शेख साहब आपका, राकेश सिंह जी यादव आपका, नमस्कार, आपका मैं शुक्रिया करूंगा। कुल मिलाकर कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन पर भी सवाल है, तमाम तरह के सिस्टम पर भी सवाल है, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ने लिया है, प्लान मांगा है, और इस प्लान के बाद कहीं ना कहीं सरकार की बात करें तो सरकार अपने स्तर पर लगातार तैयारियां कर रही है। अब लेकिन जिस सिस्टम से काम होना चाहिए उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, कमेटी भी बनाई है, 2 कोर्ट मित्र भी तैयार किए हैं जो कोर्ट और सरकार के बीच की कड़ी का काम करेंगे। कुल मिलाकर उम्मीद यही की जाना चाहिए कि इस महासंकट की जो महाजंग है उसको बेहतर तरीके से और हर
व्यक्ति का, चाहे सरकारें हों, चाहे आम व्यक्ति हो, जहां जिसकी उपयोगिता है उसके अनुसार इस जंग में उसका योगदान रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आगे बेहतर कल होगा और इस जंग को हमारा देश जीत पाएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हम इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें, तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं है, आयुर्वेदिक औषधि है। के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हम इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें, तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए।